हेलो बच्चों। आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि लास्ट वीडियो में कवर नहीं हुए थे। जो फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें हम लोग जो एप्लीकेशन देखेंगे वो है वेल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं। दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका जो एक एप्लीकेशन है वो स्पीयर ऑफ डेथ। ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ये रोटेशनल मोशन का टॉपिक है जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है और उसे हम लोग एक्सिस से घुमाते हैं। तो ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वेल ऑफ डेथ। ठीक है। वेल ऑफ डेथ यानी क्या होता है? मौत का कुआं। सभी को पता है इस मौत के कुएं में एक राइडर क्या करता है, जो व्हीकल घुमा रहा है वो व्हीकल कैसे घुमा रहा है? हॉरिजॉन्टली रोड में घुमा रहा है। ठीक है। बट उसकी पोजीशन कैसी है? वर्टिकल है। ठीक है। तो इसको हम लोग वेल ऑफ डेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो राइडर गिरता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे? वेल ऑफ डेथ और मौत का कुआं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है, इसका डेफिनेशन देखो। दिस इज a vertical cylindrical wall of radius r inside which a vehicle is driven in a horizontal circle. This can be seen while performing stunt. ये कहाँ पे देखते हैं मोस्टली हम लोग? स्टंट। यानी आप अगर कहीं मेले में गए होंगे तो वहां पे आप देखते हो मौत का कुआं रहता है जिसपे एक राइडर क्या करता है? राइड करता है और कार भी राइड होती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि टू व्हीलर फोर व्हीलर भी उस पर राइड होती है। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, डेफिनेशन था इसका। अब उसका साइज क्या होगा, वो किससे बना रहता है? वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ वुडन सिलेंडर का रहता है, दैट इज 2 to 26 फीट इन डायमीटर रहता है। इनसाइड द सिलेंडर द मोटर साइक्लिस्ट राइड्स अलोंग वर्टिकल वॉल। वो कैसे राइड करता है? वर्टिकल वॉल में ऑफ सिलेंडर एंड परफॉर्म द वेरियस स्टंट, यानी वेरियस स्टंट वो परफॉर्म करता है विल गोइंग सो। वेल ऑफ डेथ नेम बाय मोटर ड्रोम से भी जाना जाता है। ये शायद किसी को पता नहीं होगा बट ये नाम भी होता है इसका, मोटर ड्रोम। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिख रहा है आपको? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पे इसका जनरल डायग्राम है। दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन। इसकी देखो, ये एक्चुअल में इसकी नॉर्मल रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? इस तरीके से ये एरो इधर जाते हुए दिख रहा है। और इसके अपोजिट में एक और फोर्स एक्ट होता है, वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंटर की तरफ जा रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के तरफ जो जा रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो जा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये जो दिख रहा है आपको वेट फोर्स, और ये वेट फोर्स क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अपोजिट होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब ये राइडर वेल में कैसे घूमता है, यानी उसके नेसेसरी जो कंपोनेंट्स है वो हमें देखना है कि वो कैसे बैलेंस होते हैं। इसके वजह से वो राइडर बरोबर हॉरिजॉन्टली मूव होता है उस वेल में। तो पहला देखिए, एज शोन इन फिगर द फोर्स एक्टिंग अज्यूम टू बी पॉइंट मास, यानी यहाँ पे ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं ये पॉइंट मास है। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड आउटवर्ड द सेंटर। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से टुवर्ड द सेंटर जा रही है, यानी ये कहाँ पे जा रही है? सेंटर की तरफ। यानी ये ये फोर्स, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास की तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है? द वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट कैसे एक्ट हो रहा है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये वेट mg को ही हम लोग जो फोर्स बोलते हैं वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल
फोर्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये देखो फोर्स और उसी के अपोजिट पे जो दिख रहा है ये क्या है आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा तो ये राइडर वेल में गिर सकता है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ग्रेटर हो गया एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये राइडर वेल में गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में देखो, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो फोर्स है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में, यानी ये एक में को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv² अपॉन आर। देखो यहाँ पे लिखा भी है force of static friction Fs acting vertically upwards between the vertical wall and the tires. It is a static friction between it has to prevent the downward slipping. Static friction, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये प्रिवेंट क्या करता है, राइडर को गिरने नहीं देता। अगर ये कम होता है तो राइडर वेल में गिर सकता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज अगर रखूं तो एन का वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो एन के अपोजिट में, ये एन के अपोजिट में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी म्यू mv² अपॉन आर। किसके अपोजिट में है ये, देखो ये म्यू mv² अपॉन आर, नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी एन के जगह पे क्या रखा है, mv² अपॉन आर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। देखो n इक्वल्स टू mr ओमेगा² भी लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, और लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में mv² अपॉन आर, एंड mg इक्वल्स टू fs। mg इक्वल्स टू fs इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए आप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके अपोजिट में, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेटर कौन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखो Fs विच इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये वैल्यू दिया है। यहाँ पे ये कंडीशन पे हम लोग वैल्यूज रखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू एस एन। देखो यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, तो इसको देखो आप, ये इसके बाद का स्टेप ये, ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप ये है, फिर उसके बाद इसमें से m की टर्म कट गई, तो बचा क्या है, g लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस v² अपॉन आर। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v² इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी अपॉन म्यू एस, यानी ये जो फार्मूला हमें मिला, ये मिनिमम वेलोसिटी किसकी है, राइडर की, वो किसके लिए, उस डेथ वेल में घूमने के लिए। ये मिनिमम वेलोसिटी का डेरिवेशन का फार्मूला है। ठीक है, डेथ वेल का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्पीयर ऑफ डेथ। ये टॉपिक है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मृत्यु गोल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक होलोस्फीयर केज होता है जिसमें राइडर वर्टिकली भी घूमता है और हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ऐसे भी घूम सकता है और ये इस तरीके से भी घूम सकता है, यानी ये दोनों पोजीशन में घूमता है। डिफरेंस इतना ही है वेल ऑफ डेथ और स्पीयर ऑफ डेथ में। स्पीयर ऑफ डेथ में दोनों पोजीशन में घूम सकता है और वेल ऑफ डेथ में एक ही पोजीशन में घूम सकता है। ठीक है, तो द स्पीयर और द ग्लोबल ऑफ डेथ, देखो यहाँ पे पोजीशन मैंने लिखी है, तो वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो स्पीयर और ग्लोब ऑफ डेथ इज अ सर्कस एंड कार्निवल स्टंट वेयर द स्टंट राइडर राइड्स द मोटरसाइकिल इनसाइड द मेज
spear ball. It is a similar to the wall of death, but in this a rider ride can loop vertically as well as horizontally. तो उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज अ पॉपुलर शो इन सर्कस। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करो आप, ये कहाँ पे जनरली हम लोग देखते हैं, ये सर्कस में हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग दिस द टू व्हीलर राइड्स अंडरगो राउंड्स इनसाइड अ होलो स्फीयर स्टार्टिंग विथ a small horizontal circles. They eventually perform revolutions along a vertical circle. The dynamics of this vertical uniform motion is the same as that of a point mass tied to string. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पत्थर को धागे से बांध के घुमाते हैं तो वो मोशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, विदाउट स्ट्रिंग है, बट ऑब्जेक्ट वर्टिकली घूम रहा है, हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। क्योंकि हम लोग जो स्ट्रिंग से धागे को वर्टिकली भी घुमा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी घुमा सकते हैं। मास द पॉइंट मास टाइड टू स्ट्रिंग, ऐसा यहाँ पे मैंने जो कंडीशन बताया कि एक स्टोन को धागे से बांध के घुमाते हैं, बट यहाँ पे धागा नहीं है, एक्सेप्ट दैट द फोर्स ड्यू टू टेंशन टी इज रिप्लेस बाय नॉर्मल रिएक्शन। यानी टेंशन किससे रिप्लेस हो गया, टेंशन किस में रहता है, उस धागे में रहता है, बट यहाँ पे टेंशन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। मीन्स ये नॉर्मल रिएक्शन किसके तरफ जाएंगी, टुवर्ड द सेंटर। बस इसका डेरिवेशन नहीं दिया है हमें बुक में। अब हमें देखना है थर्ड टॉपिक हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, यूनिफॉर्म डिस्क का। देखो यहाँ पे डिस्क दिख रही है और ये डिस्क से ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक्सिस। एक्सिस कैसा है, ये डिस्क से परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये कैसा है, एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये डिस्क में आपको देखो ये जो दिख रहा है ये क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द डिस्क। इसका मतलब हुआ, ये देखिए, ये इसे मैं अगर लेता हूं तो ये होगा आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डिस्क। क्यों ऐसा बोला है, इसको हम लोग डीएम लेते हैं, डीएम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क किससे बनी है, रिंग से। रिंग क्या है, डिस्क का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और ये डी आर क्या है, उसका थिकनेस। उस रिंग का थिकनेस क्या है आपका, टी आर। आर क्या है आपका, यहां से डिस्टेंस। ठीक है, यानी आर क्या है, ये डिस्क का रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, रिंग का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन सिंपल ही है। सबसे पहले देखिए, डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। ठीक है, टू डायमेंशनल है, आपने डिस्क देखी है, सीडी देखी है, उसको क्या रहता है, दो फेसेस रहते हैं, इसलिए वो टू डायमेंशनल है। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स मास पर यूनिट एरिया एंड कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। द रेशो सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। अब यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, यानी ये क्या होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ दैट डिस्क। ये फार्मूला है आपका सरफेस डेंसिटी का, सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। अब सीधी सी बात है, ये डिस्क है, ये डिस्क कैसी है, सर्कुलर है। सर्कुलर है मीन्स क्या हो जाएगा, उसका एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये सिग्मा इक्वल्स टू क्या है, एम। एम क्या है, होल मास ऑफ द डिस्क। पाई आर स्क्वायर किसका हुआ, ये पाई तो सभी को पता है, आर मीन्स उसका रेडियस, तो ये उसका, ये पूरे डिस्क का डेंसिटी क्या हो गया, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू एम बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पूरे डिस्क के लिए। ठीक है, as it is a uniform circular object, it can be considered to be consist of number of concentric ring of radii increasing from 0 to r। कहाँ से हो रहा है ये, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो, देखो ये r तक के जा रहा है। ये हमारा ओरिजिन यानी ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये जाएगा आपके r तक के, कितना इसका मैक्सिमम है ये। ठीक है, अब देखो 1
ऑफ सच रिंग ऑफ मास dm। मैंने आपको बताया कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है डिस्क का, डिस्क किससे बना है? रिंग से, क्योंकि एक एक रिंग को आप रख दो डिस्क बन जाएगा। तो उसका मास कितना है? dm। ये ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे dm करके, एज शोन द शेडेड पोर्शन इन फिगर। अब डिस्क्रिप्शन आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है, बट ये टर्म्स याद रखो। पहले ये सरफेस डेंसिटी, फिर ये फार्मूला सिग्मा का हमने होल बॉडी के लिए निकाला है, डिस्क के लिए सरफेस डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए द विड्थ ऑफ रिंग इज, अभी ये रिंग का विड्थ क्या है? dr, which is so small that the entire ring can be considered to be the average r, ठीक है। एवरेज हमने क्या लिया? r। इन practical sense dr is the less than the least count of the instrument that measure r, so the r is constant for that ring। r constant रहेगा, रेडियल यानी डिस्टेंस जो रहेगा एक्सिस से रिंग का वो, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। द एरिया ऑफ दिस रिंग ए इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई आर डी आर। अब इसका थिकनेस तो डी आर है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल आर है। ये डिस्टेंस क्या है? रिंग का स्मॉल आर है। तो एरिया इक्वल्स टू सरकमफरेंस इनटू क्या हो जाएगा? उसका थिकनेस, एरिया का फार्मूला, ठीक है। अब ये एरिया का जो वैल्यू मिला है आपको, सरकमफरेंस इनटू हमने उसको थिकनेस किया है, एरिया मिल गया है। अब ये एरिया हमने कहाँ पे रखा है? सिग्मा इक्वल्स टू दिख रहा है m बाय ए, दिख रहा है, यहाँ पे रखा हमने सिग्मा इक्वल्स टू m बाय ए। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या लिया है हमने? dm। dm क्यों लिया? इस ये रिंग का मास, स्मॉलेस्ट ये जो रिंग दिख रही है उसका मास क्या लिया है हमने? dm, ठीक है। और उसका एरिया हमने क्या लिया है? उसका सरकमफरेंस इनटू उसका थिकनेस, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लाइज किया हमने, इसको इम्प्लाइज किया, ये टर्म कहाँ पे आ गई? यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे आ गई। तो देयरफॉर क्या मिला आपको? dm इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा r dr। ये एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट का अगर हमने dm का वैल्यू निकाल लिया, अब हम इसका पूरे यानी एक एलिमेंट का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो पूरे डिस्क का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। As it is a ring, this entire mass is at the distance r from the axis of rotation. Thus, the moment of inertia of this ring. अब moment of inertia आपको पता है, ठीक है, sum of mass of all the element अगर करता हो तो इसका पूरा whole body के लिए moment of inertia निकालना, यानी ये देखा जाए तो ये एक रिंग को हमने कंसिडर किया है, यानी एक मान लो कि एक पार्टिकल को कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब देखो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है? I इक्वल्स टू, आपको जनरल फार्मूला पता है, m r स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आएगा? dm, और r तो डिस्टेंस आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको r दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm r स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैन नाउ ऑब्टेन बाय, अभी तो हमने ये एक एलिमेंट का निकाला, यानी ये एक एलिमेंट को हमने कंसिडर किया था, ठीक है। अब ये पूरे डिस्क के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से, खत्म कहाँ पे हो रहा है? आर इक्वल्स टू जीरो। टू आर का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम डिस्क कहाँ तक के? ये कैपिटल आर तक के, ठीक है, यानी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब इंटीग्रेशन क्यों है? इंटीग्रेशन इसलिए है क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाली है ये एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, यानी ये एलिमेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। अब हमें पूरे डिस्क की वैल्यू निकालनी है, पूरी डिस्क की वैल्यू निकालनी है तो हमें वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमने निकाला है, वो रख देंगे। इसमें से डीएम का भी वैल्यू हमारे पास है, ये हमने डीएम का वैल्यू निकाला था, ठीक है, ये डीएम का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। इसमें से कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे और आर क्यूब डी आर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन सभी को पता है, ठीक है।
अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो यहाँ पे आर क्यूब डी आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 का फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन आर टू द पावर n डी आर। ठीक है, ऐसा अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, आर टू द पावर n +1 अपॉन n +1 प्लस सी, जैसा कि इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे भी सिर्फ आर क्यूब है, तो यहाँ पे आर टू द पावर क्या आया, 4/4। अब ये कैपिटल आर क्यों है, क्योंकि लिमिट रखना पड़ेगा आपको। लिमिट जब आप रखोगे तो लिमिट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आर दिख रहा है, लिमिट रखोगे आप। ठीक है, लिमिट रखोगे तो कैपिटल आर टू द पावर 4/4 -0 आता है। ठीक है, तो बचता क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर के जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आएगा, -0 आएगा, इसलिए इतनी टर्म बची है। इसमें से कट गया, फिर ये 2πm/πr²। ठीक है, तो कैपिटल आर टू द पावर 4/4। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ½ mr²। ठीक है, तो ये हमने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर के हमारे सभी टॉपिक कवर हो गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।